अस्सलाम वालेकुम। आज हम एमडी के जीत सेक्शन की क्लासेस स्टार्ट। सो आपका जो चैप्टर नंबर 1 हम बायो में स्टार्ट करेंगे, दैट इज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन को डील करेंगे, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को, और मैं कुछ चीज़ें बता दूं। इसमें फेडरल टेक्स्ट बुक, केपीके एंड पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक एंड सिंध टेक्स्ट बुक, इन सबको फॉलो करूंगा, और इनमें जितनी भी कॉमन पॉइंट्स हैं उन सबको मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, एंड ओरिएंटेशन जिन्होंने भी नहीं देखा, ओरिएंटेशन सेशन जो कि कल हुआ था 12 फेब को, उनको ज़रूर देखें। मैंने सर ने सारी चीज़ें कवर करके रखी हैं वहाँ पर, कैसे एमटी के जी सेशन में आप 120 डेज के अंदर अपनी पूरे सिलेबस को नेशनल लेवल पे कैसे कवर कर सकते हैं। मेथड्स बताए गए हैं, उनको ज़रूर फॉलो करें, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पर, बायोकेमिस्ट्री। हरगिज डरे नहीं, इसमें मैंने ना सिर्फ सिंध को देखा है बल्कि फेडरल, केपीके और पंजाब को भी देखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर है हमारा, बायोकेमिस्ट्री। सो सिंपल इंट्रोडक्शन बायोकेमिस्ट्री से, that it explain the biochemical basis of life and it follow the genetic information for enzyme protein synthesis and mechanism control। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंस बातें लिखी हुई हैं कि बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। एबनॉर्मल मैकेनिज्म को अनकवर करने में हेल्प देती है, मेडिसिन की डेवलपमेंट में हेल्प देती है। उसके अलावा फंडामेंटल बायोलॉजिकल एंड मेडिकल प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेटिंग में भी हेल्प देती है। ये था आपका इंट्रोडक्शन बुक का। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रोटोप्लाज्म। जो आपका सेल है उसका जो लिविंग पोर्शन होता है, इतनी भी चीजें लिविंग प्रोपोर्शन में आ जाती हैं, हम उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। हम उसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और इसमें 70 to 90% वाटर होता है आपके प्रोटोप्लाज्म में। इस चीज को जरूर याद कर दें, क्योंकि ये एमसीक्यूज आपके पास यूएचएस में भी आ चुका है, पीयूएचएस में भी आ चुका है, उसके अलावा जेएसयू में भी आ चुका है। ठीक है, जम्बो में भी आ चुका है, इवन पीएमसी ने भी 2020 को ये दिया था। तो ये जो पॉइंट है इसको जरूर याद करें। अब आते हैं बायोमोलिक्यूल्स पर, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, बायोमोलिक्यूल्स। ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करें, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। इसमें आपके पास आ जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, ये मेन वाले हैं जिनका बना हुआ होता है आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इन सब कंपाउंड को हम कहते हैं, इन सब मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। अब जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब भी पढ़ाता हूँ 3 स्टार लगाऊं, आप समझ जाएं दैट इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उस चीज को आपको छोड़ना नहीं है। आते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। ये टेबल, इस टेबल से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आते हैं एमडीकेट में। पीएमसी ने भी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज दिए हैं। ठीक है,
वाटर की परसेंटेज जो बैक्टीरियल सेल में 70%, ममेलियन सेल में 70%। प्रोटीन की देखें तो प्रोटीन की बैक्टीरियल सेल में 15%, ठीक है बेटे, ममेलियन सेल में 18%। कार्बोहाइड्रेट की 3% एंड ममेलियन सेल में 4%। लिपिड की 2% बैक्टीरियल में एंड ममेलियन में 3%। डीएनए की 1% एंड ममेलियन सेल में 0.25%। आरएनए की 6% एंड ममेलियन सेल में 1.10%। अच्छा, इसमें नोट कर लें, कभी कभी एग्जामिनर जो है ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि इसमें आपके पास न्यूक्लिक एसिड के बारे में पूछता है। अगर डीएनए और आरएनए दोनों की कंबाइन करके पूछता है, जस्ट अपना वर्ड जो है वो न्यूक्लिक एसिड कर देता है, तो इससे भी नोट कर दे। अच्छा, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2% होती है बैक्टीरियल में और 2% ममेलियन सेल में। इनऑर्गेनिक आयन की बात करें तो बैक्टीरियल में 1% और ममेलियन सेल में 2%। ये टेबल आपकी हर प्रोविंस के टेक्स्ट बुक में सेम है, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल सेम है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज फंडामेंटल टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल। भी आपके पास अब सबसे पहले जो एक बायोमोलिक्यूल आता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। एक एक बायोमोलिक्यूल को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा और वही पॉइंट में डिस्कस करूंगा जो कि एमटीकेट में आ सकती हैं, ठीक है। इस वजह से अपने नोटबुक को जरूर सामने रखें और पेन लें, लिखते जाएं। जब मैं आपको पढ़ाऊं उस टाइम समझें, जब टाइम मिले फिर लिख लें। अब आते हैं फंडामेंटल टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका एमडीके, ठीक है, क्योंकि अब मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स में मैं दो चीजें कवर करूंगा, ठीक है, यूनिट्स के बारे में और लिंकेज के बारे में। अब यूनिट की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट में आ जाते हैं मोनोसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट का जो यूनिट होता है दैट इज मोनोसेक्राइड। और लिंकेज की बात करूं दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, ये बातें जरूर नोट कर दें। अब नेक्स्ट जो बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द प्रोटीन। इसमें भी वही सेम चीजें, यूनिट्स और आपके पास आता है लिंकेज। अच्छा, इसमें मैं बता दूं तो यूनिट आपके पास आता है अमाइनो एसिड्स। जब अमाइनो एसिड मिलते हैं तभी जाकर आपके पास बनता है प्रोटीन्स। लिंक की बात करूं तो लिंकेज जिसमें होता है पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। मैं इसको एक दूसरा नाम भी देता हूं दैट इज कॉल्ड द अमाइड लिंकेज। एक और नाम भी मैं इसको देता हूं दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट लिंकेज। ये सब इसके नाम। तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, आपको हर चीज से अपने आपको तैयार रखना है। तीसरा आता है आपके पास लिपिड्स। लिपिड के हम टाइप्स को देखेंगे।
इसके टाइप्स में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आता है फेट्स, एंड फाइल्स। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास फॉस्फोलिपिड्स, फिर आता है आपके पास लिपिनॉइड्स। लिंकेज की बात करूंगा, फर्स्ट आपके पास है फेट्स एंड फाइल्स। इसमें जो आपके पास लिंकेज होगा वो होगा लिंकेज। ठीक है, नेक्स्ट की बात करूं तो आपके पास है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में जो आपके पास लिंकेज है, एक तो हमारे पास है एस्टर लिंकेज। एग्जामिनर ने पास पेपर में देखें तो एक एमसीक्यूज भी आया, कौन सा लिंकेज है फॉस्फोलिपिड में? ऑप्शन ए एस्टर लिंकेज, ऑप्शन बी सीसी लिंकेज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो बहुत से स्टूडेंट ने किया था ओनली एस्टर लिंकेज, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, एस्टर लिंकेज के साथ आपके पास कार्बन कार्बन लिंकेज भी होता है। ठीक है, थर्ड आपके पास है टर्पीनोइड्स। टर्पीनोइड्स की बात करूं तो टर्पीनोइड्स में आपके पास कार्बन कार्बन लिंकेज होता है इससे। ठीक है, और इसके बारे में मैं यहाँ पर भी बताऊंगा, और डिफरेंट जब सेशन आएगा लिपिड का तो वहां पर भी बताऊंगा कि जो फैटी एसिड्स है, फैटी एसिड्स ये जो है आपके पास बेसिक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। बेसिक एसेंशियल कंपोनेंट होता है ऑफ ऑल लिपिड्स। बट यहाँ पर जो एक्सेप्शन आती है वो आती है आपके पास टर्पीनोइड्स की, एक्सेप्ट टर्पीनोइड्स। इस वजह से जहां पर भी एक्सेप्शन एक्सेप्शन आए तो वो बात बिल्कुल अपने पास नोट कर लिया करें। तो ये चीजें थी लिपिड्स के बारे में। अब लास्ट जो बायोमोलिक्यूल्स है हमारे पास, इट इज कॉल्ड द न्यूक्लिक एसिड। बेटे न्यूक्लिक एसिड में भी हम यही सेम चीजें नोट करेंगे कि उसके अंदर टाइप्स क्या हैं और लिंकेज क्या है। ठीक है, टाइप्स की बात करूं तो इसमें जो टाइप्स आती हैं आपके पास, सबसे पहले आती है डीएनए एंड देन आरएनए। ठीक है, उसके बाद आपके पास लिंकेज की बात करूं तो लिंकेज में इन दोनों में जो लिंकेज होता है वो होता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है,
हम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को एक और नाम भी देते हैं, कभी कभी एग्जामिनर नाम नहीं मेंशन करता, इस वजह से इसको हम COPOC नाम भी देते हैं, ठीक है, POC। ओके, मैं यूनिट को भी मेंशन कर देता हूँ। डीएनए के अंदर जो यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, ये डीएनए का यूनिट है। और जो आरएनए के अंदर होता है दैट इज कॉल्ड द राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये थे आपके पास बायोमोलिक्यूल का टॉपिक, और इसमें जो मैं चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ उसको ज़रूर आपको याद करना। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। यही टेबल, अच्छा इसमें देखें तो ये टेबल आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपको सिंध की टेक्स्ट बुक में मिलेगी, ये सिर्फ सिंध की टेक्स्ट बुक में मिलेंगी, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वही सेम चीज़ है जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन की है, दैट कार्बोहाइड्रेट्स में जो बिल्डिंग यूनिट होता है दैट इज मोनोसेकेराइड लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन में अमाइनो एसिड होता है, जब फिर लिंकेज की बात करूं तो पेप्टाइड लिंकेज होता है। लिपिड्स में फैट्स एंड ऑयल्स होता है। लिंकेज की बात करूं तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट लिंकेज मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दी है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए फॉस्फो यहाँ पर होगा डाइएस्टर लिंकेज, और कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट लिंकेज इनमें मौजूद होता है। अगर मैं एग्जांपल दूं कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स की, लाइक कार्बोहाइड्रेट ए डिफरेंट बायोमोलिक्यूल से, ये क्या करता है, कंबाइन होता है प्रोटीन के साथ। अगर ये प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है तो हम इसको एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास दैट इज कॉल्ड द सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास मोनोमर्स मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन मेंशन कर दूं। Macromolecules are formed by linking monomers create large organized polymer। एक और बात भी नोट कर लें बच्चे, इसमें आपके पास अगर एग्जामिनर पूछे opposite process of condensation called, इसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। इसमें बेसिकली क्या होती है, ब्रेक डाउन होता है मैक्रोमोलिक्यूल। ये बिल्कुल पास पेपर में आया हुआ है, इस वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया ताकि आप नोट कर लें इसे। इसमें यही था, बाकी दो और पॉइंट्स हैं मैं उनको भी यहाँ पर ऐड कर दूँ।
पास्ट पेपर में आया हुआ है। ठीक है, वो कौन से एलिमेंट है या वो कितने एलिमेंट है जो 98% ऑफ वायुमंडल बनाते हैं। ठीक है, तो नोट कर लें, बेसिकली 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि 98% ऑफ बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, जिसमें आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर आ जाते हैं। ठीक है, ये पास पेपर के क्वेश्चन है, इस वजह से मैं यहाँ पर मेंशन करा रहा हूँ। और दूसरी बात, इसमें एक और एमसीक्यूज भी आता है, बेसिकली ये सिंध की टेक्स्ट बुक में भी है और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आए पास पेपर में, तो वो भी मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। बेसिकली ये पूछता है परसेंटेज ऑफ लिपिड्स। ठीक है, परसेंटेज ऑफ लिपिड्स इन प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म का नाम सुनते ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसमें आपके पास 2 to 5% मेंशन है, ये भी नोट कर लें। इसमें यही था, बाकी आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, इट इज इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, पानी की इम्पोर्टेंस। आप सबको पता है कि वाटर इट इज द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बाकी अगर केपीके की बात करूं तो उसमें इसकी परसेंटेज जो है वो 65% टू 89% मेंशन है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर। और सिंध की टेक्स्ट बुक में 70% टू 90% मेंशन है। तो ये आपके पास केपीके में है और ये आपके पास टीबी और एसटीबी में है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको फॉलो करें, केपीके वाले भी 70 to 90% को फॉलो करें, क्योंकि पीएमडीसी वही चीज़ देता है जो कि कॉमन है। हम खुद भी यही ऑब्जर्व करते हैं इतने सालों से, तो इस चीज़ को ज़रूर नोट करें। 70 to 90% वाली जो है वैल्यू आपको लेनी है एग्जाम में। उसके बाद मैं यहाँ पर आप सबके लिए एक कुछ ऐड करना चाहता हूँ। नंबर 1, डिफरेंट वैल्यूज मेंशन की गई हैं और ये पीएमसी ने दिए भी हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। बोन में पूछा जाता है कि वाटर की परसेंटेज कितनी है, बोन में वाटर की परसेंटेज कितनी है। तो बोन में जो वाटर की परसेंटेज है वो है आपके पास 20%। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट पर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द ब्रेन। ब्रेन में वाटर की परसेंटेज कितनी है? अब ब्रेन में वाटर की परसेंटेज है 85%। उसके बाद आते हैं हम ब्लड में। ब्लड में वाटर की परसेंटेज कितनी है? ब्लड में वाटर की जो परसेंटेज है दैट इज कॉल्ड 90। ब्लड में वाटर की परसेंटेज है आपके पास 80, सॉरी 88%। और लास्ट जो है आपके पास वो है जेलीफिश। जेलीफिश में वाटर की परसेंटेज कितनी है? तो जेलीफिश में जो वाटर की परसेंटेज है वो बिल्कुल आपके पास 99% जेलीफिश में है। तो मैं आपको
रिकमेंड करता हूँ ज़रूर इन वैल्यूज़ को याद करें, कोई भी रिस्क ना लें अपने फ्यूचर से, इसको ज़रूर याद करें। एंड इनमें से कुछ एमसीक्यूज आए भी हैं पास पेपर में, तो आप इनको ज़रूर नोट कर लें, ठीक है। कुछ और भी चीज़ें हैं जो सिंथ की टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन केपीके में है, मैं वो भी मेंशन कर दूं। ओके, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि जो बच्चे सिंध से हैं वो भी इस चीज़ को नोट कर सकें, पंजाब से हैं वो भी नोट कर सकें, और फेडरल से हैं तो वो भी नोट कर सकें। इस वजह से मैंने आपको जी सेशन में बताया था, ये एमडी का जी सेशन है, इसमें हम ना सिर्फ एक प्रोविंस को बल्कि सब सारे के सारे प्रोविंस को क्लियर करेंगे, जो कि उनमें कॉमन चीज़ है। एडिशनल चीज़ें भी कवर करेंगे लेकिन एट द एंड। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है कि वाटर जो है ये काम करता है, एक्ट एज अ lubricating fluid, अवॉइड फ्रिक्शन। अब आप सबको पता है कि फ्रिक्शन वर्ड से आप जानते होंगे फ्रिक्शन को, जब भी दो चीज के दरमियान या किसी सरफेस के दरमियान कांटेक्ट होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि बेसिकली फ्रिक्शन पैदा होती है। अगर ये बॉडी इधर जा रही है तो इसके बिल्कुल अपोजिट में एक फोर्स अप्लाई होती है, हम उसे कहते हैं फ्रिक्शन। इसी तरह इस फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए हम एक ल्यूब्रिकेंट यूज करते हैं, ठीक है। लाइक आपने बेरिंग सिस्टम पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो मैं यहाँ पर सिंपल बाय की बात करता हूँ कि वाटर जो है वो एक करते हैं ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड एज एन ह्यूमन, ठीक है। एग्जांपल भी दूँ तो एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। जो आपके पास टीयर्स हैं, टीयर्स आपके आंसू, प्यारे प्यारे आंसू, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन की सरफेस को, ह्यूमन की जो सरफेस है आई की उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और फंक्शन है। जो आपके पास वाटर होता है ये एक करता है एज अ फ्लूइड क्वेश्चन, लाइक एज अ फ्लूइड अराउंड ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल जब आपको कोई मुक्का मारता है तो ऐसा नहीं आपका दिल निकल जाता है, ठीक है, या आपके जो किडनीज हैं वो निकल जाते हैं। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जब कोई मुक्का मारता है आपको, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यही फ्लूइड होता है जो कि आपको बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो मैं ऐड करूंगा, ये आपके पास यूज होता है इज अ रॉ मटेरियल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। जैसे कि आपके पास है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में आपने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या होता है कि सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर
यूज होते हैं, तभी जाकर बनता है आपके पास ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास है ये वाटर रॉ मटेरियल के तौर पर भी यूज होता है। ठीक है, फ्लूइडिफिकेशन के तौर पर यूज होता है, लुब्रिकेंट के तौर पर यूज होता है। तो बाकी जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन है वो वाटर की प्रेजेंस में ही होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंस थी जो मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट आपके पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप सब ने पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन मैं यहाँ पर बात करूंगा वाटर की। ठीक है, मैंने एक एक चीज को कवर करना है इस लेक्चर में, इस वजह से मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी इंक्लूड किया है। ओके, तो इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे पहले आप मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूं कि स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है कि बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह ये ऑक्सीजन फिर दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, फिर इस तरह ये कंटिन्यू एक किस्म का नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। और ये जो डॉटेड लाइंस है ये शो कर रही हैं आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड को। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वजह से इन पर चार्जेस आते हैं, इस वजह से हम इनको कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, अब इनको मैं पॉइंट की फॉर्म में कर दूं ताकि आप नोट कर दें अपनी नोटबुक पर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बेसिकली वाटर में एक किस्म की फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, सो मैं इसको नोट्स की फॉर्म में यहाँ पर मेंशन कर दूं दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड्स टू cohesive forces। cohesive forces जिसकी वजह से ये लॉन्ग चेन बनाते हैं एंड लॉन्ग चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सबको पता है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता है, लेकिन उसका फंक्शन क्या है वो किसी को भी नहीं पता। इस वजह से मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड को भी यहाँ पर डिटेल के साथ आपको बता दिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बेसिकली इसमें कोहेसिव फोर्सेस होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और दूसरी बात इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लॉन्ग चेन बनती है वाटर मॉलिक्यूल के। ठीक है, ये था आपके पास द कंप्लीट टॉपिक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन हाइड्रोजन बॉन्ड। जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उस पर आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ऐसा मैंने कोई भी साल मुझे याद नहीं है मैंने देखा हो कि इससे एमसीक्यूज नहीं आया हो। दैट मीन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इससे एमसीक्यूज आते हैं, स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड आते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन में कुछ वैल्यू है उससे रिलेटेड आते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर से रिलेटेड आते हैं। अब एक एक चीज को मैं डिटेल के साथ कवर करूंगा ताकि कुछ कोई भी चीज आपको छूटे ना। तो एडिसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडिसिव फोर्सेस
होता क्या है। अब एडिसिव फोर्सेस जो होता है बेसिकली ये अटैचमेंट होती है, एक लिंकेज होती है डिस सिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान, ठीक है। लाइक हमने पढ़ा होगा जाइलम में, तो व्हाट इज एडिसिव फोर्स, द लिंकेज या बॉन्ड बिटवीन dissimilar molecule. This is called the adhesive force. ठीक है। दूसरी बात, मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर भी मेंशन करूंगा जो मैंने अभी बताया आपको जाइलम के बारे में, ठीक है। एडिसिव फोर्स क्या करती है, ये होल्ड करती है वाटर मॉलिक्यूल को इन जाइलम वेसल्स, prevent backward flow, ठीक है। अगर ये आपके पास जाइलम वेसल है और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, हरगिज कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्सेस को आपस में कंफ्यूज ना करें, दोनों डिफरेंट फोर्सेस हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो अगर इस वेसल के वॉल के दरमियान और इस वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स होगी तो हम उसे कहते हैं एडिसिव फोर्स, और अगर वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान हो हम उसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर आपको जाइलम वेसल या कि कोई भी वेसल है आपके पास प्लस वाटर मॉलिक्यूल, तब जाकर आपके पास जो फोर्स होगी हम उसे कहते हैं एडिसिव फोर्स। अगर ऐसी फोर्स है जो वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में है तो हम उसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है। अब मैंने दोनों चीजों को सेपरेटली मेंशन कर दिया है, आप इन चीजों को याद करें, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की तरफ। तो और चीज़ें हैं इन फोर्सेस के बारे में मैं वो भी यहाँ पर मेंशन कर दूँ ताकि कोई भी पॉइंट रह ना सके। ओके, एक क्वेश्चन आया था पास पेपर में, वाटर फ्लो ड्यू टू विच फोर्स, एडिसिव फोर्स या कोहेसिव फोर्स। वाटर फ्लो ड्यू टू विच फोर्स, एडिसिव फोर्स, इंटरमीडिएट फोर्स, सी ऑप्शन,
कोहेसिव फोर्स, ऑप्शन डी। कोहेसिव फोर्स, तो हम इसे कहते हैं बेसिकली कोहेसिव फोर्स। ठीक है, जब भी वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वो फ्लो करता है कोहेसिव फोर्स की वजह से। ये आपके पास पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, ये जो फोर्सेस हैं बोथ एडिसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स, बेटे ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये बेसिकली एक बॉन्ड की वजह से होती है। और ये जो बॉन्ड होता है वो होता है आपके पास ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये भी एमसीक्यू आ सकता है आपके पास। These both forces are caused by which bond? इन चीज़ों को ज़रूर नोट करें। ये मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये एमसीक्यूज हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई वाटर की। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात करूंगा। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन आती है और आई भी है बार बार पास पेपर में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली is the amount of substance amount of substance amount of heat, energy required rise to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius. मैंने सर ने आपको बताया भी होगा ओरिएंटेशन क्लास में 120 डेज की स्ट्रेटजीज वाला जो लेक्चर है उसमें बताया होगा कि हर चीज़ आपके पास रट्टा नहीं होगी, आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी अगर आपको इम्प्लीकेट क्रैक करना है। तो ना सिर्फ डेफिनेशन को याद रखें बट उसके लॉजिक को भी याद रखें कि वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा इसमें। ये आपके पास वाटर है, सॉरी अब इसका जो टेम्परेचर है आपके पास वो है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना। अब 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए
इसका जो मास है 1 ग्राम है। अब जो हीट में इसको प्रोवाइड करूंगा 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस तक करने में, उस हीट को हम कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, मैं 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए जो मैं हीट प्रोवाइड करूंगा इस 1 ग्राम वाटर के सब्सटेंस को, ये जो हीट होगी इस हीट को मैं नाम दूंगा, दैट इज कॉल्ड हाई स्पेसिफिक हीट। हाई स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अब इसमें भी कुछ पॉइंट आती हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आते हैं एमटीकेट में, अब मैं उनकी बातें करूंगा। ये थी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब मैं आता हूँ एमटीकेट के क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले से जो क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर पूछता है आपसे कि बेटे बताओ ये जो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, हाई स्पेसिफिक हीट, फिजिक्स में तो कैपेसिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है वो किस वजह से वाटर मॉलिक्यूल की किस प्रॉपर्टी की वजह से होती है। तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं आपके पास। एक आ जाता है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाई स्पेसिफिक हीट है वाटर की, वाटर के पास जो प्रॉपर्टी है ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। और दूसरी बात, वाटर क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल है इस वजह से भी ये वाटर की प्रॉपर्टी। ये दोनों रीज़न है वाटर के पास। ठीक है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। और जो नेक्स्ट एमसीक्यूज इसमें से आ सकता है वो ये है कि आपके पास इसमें से पूछ सकता है एग्जामिनर कि इसका काम क्या है। काम क्या है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ठीक है, तो नोट कर लें इसका जो काम है, क्या करता है कि बेसिकली ये टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर एक्ट करता है। एक्ट इज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर। ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्ट करता है हमारे प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम सडन शॉक। इसी वजह से हम हॉट और कोल्ड को मेंटेन कर पाते हैं। यही रीजन होता है हाई इसका टेम्परेचर स्टेबलाइजर। ठीक है, तो ये बेसिकली एक करता है टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर। और दूसरी बात, ये प्रोटेक्ट इसकी वजह से प्रोटोप्लाज्म प्रोटेक्ट होता है। जब भी टेम्परेचर में सडन चेंज होता है तो यही वजह है हम इसकी वजह से जिंदा रहते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताऊंगा जैसे मैंने पीछे बताया। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, the amount of heat energy required to change water from liquid to vapor state। ठीक है,
तो ये डेफिनेशन है आपके पास हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन की। अगर आपके पास मैं ऊपर वाला ही एग्जांपल लूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास ये 1 ग्राम वाटर है, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाटर को मैं हीट देता हूँ। ठीक है, मैं अब इसको जो हीट दूंगा, और ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वेपर के फॉर्म ये वेपर की फॉर्म लेकर क्या होंगे, यहाँ से एस्केप करेंगे। तो ये जो स्टेट वाटर की चेंज हो रही है, ठीक है, हम इसे कहते हैं हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द वाटर फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। ठीक है, लिक्विड टू वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए जो हम हीट एनर्जी देते हैं 1 ग्राम ऑफ वाटर को, तो हम उसे कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसमें आपके पास जो एमसीक्यूज आते हैं एमटीकेट के, वो मैं बताऊंगा कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, इसमें से आपके पास जो एमसीक्यूज आ सकता है, वो है आपके पास वैल्यू पूछ सकता है, वैल्यू ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन की जो वैल्यू है, वो सिंध के बुक में भी सेम है, और तकरीबन जितने भी प्रोविंस के बुक हैं उनमें सेम ही है, किलो कैलोरी पर किलोग्राम, दैट इज 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ये आपके पास है वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू, और पास पेपर में आ भी चुकी है, यही सेम वैल्यू पास पेपर में आपके पास आ चुकी है, तो इसको जरूर नोट कर लें। अब इसके फंक्शन की बात करूं, तो इसके क्या क्या फंक्शन है। फंक्शन की बात करूं तो इसमें आपके पास एक तो वैल्यू और दूसरा फंक्शन, ये दोनों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मिस नहीं करना। फंक्शन की बात करूं तो ये आपके पास हेल्प करता है इन थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, और दूसरी बात, ये प्रोवाइड करता है कूलिंग इफेक्ट। प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट। हमने केमिस्ट्री में एक प्रोसेस पढ़ा था, एवापोरेशन, वही सेम कंडीशन है। जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, तो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एस्केप कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो पीछे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास लो काइनेटिक एनर्जी होती है, इसी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है। ठीक है, देखिए बायो के साथ केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं ताकि आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट में हेल्प मिले। उसके अलावा ये हेल्प करता है, बस इसके दो ही फंक्शन मेंशन है आपकी बुक में। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन।
हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। इसमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर मेंशन कर दूं उसकी डेफिनेशन। टेंडेंसी, मैं डेफिनेशन इस वजह से मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप इसको नोट करें। और कभी कभी डेफिनेशन भी दी जाती है लेकिन आपको पता नहीं होता कि इस टर्म की डेफिनेशन है क्या। इस वजह से मैं डेफिनेशन को आपको सबसे पहले मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप उसको मेरे साथ लिखते जाएं। तो द टेंडेंसी ऑफ अ वाटर molecule to pulse oil drop into larger droplets। एक तो डेफिनेशन इसकी ये है, और जो दूसरी डेफिनेशन है वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं। ठीक है, द रिडक्शन ऑफ द contact area between water and हाइड्रोफोबिक। दोनों का मतलब एक ही है, हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफोबिक ड्रम आपने मे भी ना सुना हो, इट इज कॉल्ड द वाटर फियरिंग। ठीक है, जिसमें हमारे पास लिपिड्स आ जाते हैं। हाइड्रोफोबिक substances are placed water। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें मैं मेंशन कर रहा हूँ, एक एक चीज़ आपके लिए मेंशन कर रहा हूँ, ज़रूर इसको नोट करें। ठीक है, इसके नोट्स भी मिलेंगे आपको, उसको भी रिवाइज करना है। फिर उसके पास बाद आपको प्रैक्टिस टेस्ट देनी है ताकि जो आपने पढ़ा है आज वो आप एप्लीकेशन उसकी यूज़ कर सकें। ठीक है, इसमें और चीज़ें होंगी तो मैं ऐड कर देता हूँ। अच्छा, इसमें आपके पास एक एमसीक्यूज भी आता है एमटीकेट का। वो कौन सी प्रॉपर्टी है वाटर की जो कि लिपिड बाय मेम्ब्रेन को या लिपिड बाय लेयर मेम्ब्रेन को मेंटेन करती है। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन इट प्ले important role maintain the integrity of lipid bilayer membrane। ठीक है,
इसको जरूर आपको देखना है इसको। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन आपका कवर हो गया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आपके पास वो है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट फ्रॉम एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू, और इससे रिलेटेड आपके बहुत से एमसीक्यूज आते हैं और आ भी चुके हैं पास पेपर में से। ठीक है, तो बच्चे देखें इसमें आयोनाइजेशन ऑफ वाटर सबसे पहले होता क्या है। अब देखें, मैं इस तरह से बच्चों को पढ़ाता हूँ, कुछ सारे के सारे बच्चे तो इंटेलिजेंट नहीं होते, कुछ बहुत ज़्यादा वीक होते हैं जिनको ये तक नहीं पता होता कि आयोनाइजेशन क्या है। इस वजह से मुझे एक एक चीज़ कवर करनी होती है। ठीक है, तो मैं एक एक चीज़ आपके लिए कवर करूँगा, लेकिन मुझे आपकी रिजल्ट चाहिए एमटीकेट के दिन पर। तो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की डेफिनेशन देखें, जिनको नहीं पता क्या है उनके लिए मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूँ। वाटर मॉलिक्यूल ionize into H plus and OH negative ions। ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन। वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल ब्रेक डाउन होता है, आयोनाइज होता है हाइड्रोजन आयन और OH आयन में, इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। अब इसमें कुछ पॉइंट्स में मेंशन करूंगा यहाँ पर, जो कि एमडीकेट से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, कंटिन्यू रहता है। ठीक है, कैसे, और एक और बात भी यहीं पर मेंशन कर दूं, और ये मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम, मेंटेन इक्विलिब्रियम। रिवर्स है आपके पास और ये मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम। अब इसमें आपको मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं इसका रिएक्शन कैसे होता है। बेसिकली वाटर जो आपके पास है ये ब्रेक डाउन होता है इस तरह से, जो मैं दो एरो शो कर रहा हूँ इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब ये वाटर मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोक्साइल आयन है, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइल आयन ये वाटर में कन्वर्ट होते जाएंगे, फिर अगेन ये आयोनाइज होंगे, फिर अगेन ये रिएक्शन चलता रहेगा। ठीक है, और इसमें जो नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है वो ये है कि अच्छा, केपीके में एक वैल्यू यहाँ पर मेंशन है, केपीके में एक वैल्यू यहाँ पर मेंशन है जो कि सिंध में नहीं है और पास पेपर में आ भी चुकी है पीएमसी के, इस वजह से मुझे यहाँ पर डिस्कस करनी पड़ रही है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर आपके पास कंसंट्रेशन पूछता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइल आयन इन प्योर वाटर, इन प्योर वाटर वो कितनी है। ठीक है, इसकी इस वैल्यू को आप नोट कर दें, इट इज अबाउट 10⁻⁻⁷ मोल्स पर
लेटर। ठीक है, वैल्यू को जरूर नोट कर दें। ये पॉइंट आपके पास मेंशन है केपीके के अंदर। ठीक है, इनके नेशनल लेवल पर हो रहा है तो आपको सब कवर करना होगा। अब कुछ टर्म्स हैं इससे रिलेटेड, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर से रिलेटेड, जो कि आती रहती हैं। ठीक है, सन की टेक्स्ट बुक में मेंशन है बट दूसरे टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, वो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं। सबसे पहले एक टर्म्स आती है आपके पास, दैट इज एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर। अब एम्फोटेरिक है क्या? नाम देखें, एम्फो, जब भी एम्फो आ जाए समझ जाए दैट मीन्स, ठीक है, टू आर बोथ। तो आप सबको पता है कि वाटर क्या है, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, विथ एम्फोटेरिक नेचर। अब इसकी एम्फोटेरिक नेचर होने की वजह से इट एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। ठीक है, ये आता रहता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, इट एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। और जो दूसरी टर्म है आपके पास वो है बफर। बफर कैपेसिटी। अब बफर कैपेसिटी क्या है वो भी नोट कर दें, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। जी हाँ, तो जो नेक्स्ट टर्म है आपके पास वो है आपके पास बफर कैपेसिटी। ये दोनों टर्म आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिंध की टेक्स्ट बुक में इंक्लूड है, इस वजह से मैं आप सबको ये कह रहा हूँ कि इसको ज़रूर नोट करें। बफर कैपेसिटी वाटर जो शो करता है, इट इज़ ड्यू टू द एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर की वजह से यह बफर कैपेसिटी को शो करता है। तो चलो, जिसकी वजह से क्या होता है, टू रेजिस्ट चेंज। ठीक है, ये थी बफर कैपेसिटी। जस्ट पॉइंट को नोट कर दें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज द एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। आप में से कुछ कहेंगे कि ये सर फिजिक्स का टॉपिक है, बट ऐसा नहीं है। ये जो सिंध की टेक्स्ट बुक है न्यू वाली, उसमें मेंशन है अबाउट द एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसको अगर मैं आपको बताऊं तो 2 पॉइंट्स में मैं इसको क्लियर कर दूं, ताकि जितनी भी इससे रिलेटेड बच्चों को मोस्टली प्रॉब्लम्स या इश्यू होता है, वो कंफ्यूज कर देते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर को। ठीक है, बिलो
बिलो 4 डिग्री सेल्सियस जो आपके पास होता है, वहां से मैं आपको बताऊंगा बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। सो बिलो 4 डिग्री सेल्सियस वाटर बिहेव करता है बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं कोई कम आपको कंपैरिजन करवाऊं, कोई भी सब्सटेंस है, कंपैरिजन से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। सब्सटेंस है और एक वाटर है, ठीक है। अब ये जो सब्सटेंस है, अगर हम देखें बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, मोस्टली सब्सटेंस क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सबको पता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बट वाटर के केस में ऐसा नहीं है। वाटर क्या करता है, वाटर एक्सपांड करता है। अब सर क्यों करता है एक्सपांड, क्या रीजन है, हमें तो आंसर चाहिए, हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं। तो साइंस कहती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड इट कैन एक्सपांड। अब सबको पता है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, मैंने डिटेल से ऊपर बताया भी है, मेंशन किया है एक एक चीज को। तो वाटर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस वाटर जो है वो क्या करता है, एक्सपांड करता है, और बाकी जितनी भी सब्सटेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वाटर एक्सपांड इस वजह से करता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में मौजूद है, ठीक है। और मैं डेंसिटी की बात करूं, एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर एक्सपांड करता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या करता है, एक्सपांड करता है। मैक्सिमम मैक्सिमम वाटर की जो एक्सपांड है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है। किस फॉर्म में, इन इट्स आइस फॉर्म। आइस फॉर्म में जब होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसमें जो एक्सपांशन होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर एक्सपांड करता है मैक्सिमम इन इट्स आइस फॉर्म। ठीक है, आप सबको पता है कि जो आपके पास आइस जो है इसकी लो डेंसिटी है वाटर के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से ये फ्लोट करता है, ठीक है। अब बहुत डेंसर लिक्विड, ठीक है। तो ये थी आपके पास डेंसिटी से रिलेटेड कुछ चीजें। अगेन मैं इनको समराइज कर दूं, तो आइस जो है आपके पास इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आर स्टेबल। ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल है। सो दैट इज द आइस। और जो नेक्स्ट आपके पास है दैट इज कॉल्ड द वाटर, या मैं ज़्यादा बेहतर कर दूं तो लिक्विड वाटर, क्योंकि प्योर वाटर भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सो लिक्विड वाटर में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या करता है, टूटता है फिर बनता है, टूटता है फिर बनता है। सो इट
ब्रेक एंड देन रीफॉर्म, ब्रेक एंड रीफॉर्म, ब्रेक एंड रीफॉर्म, जिस वजह से उसकी जो डेंसिटी है आइस के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ठीक है, सो मेंशन कर दूं यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, आई होप, मुझे इतना तो यकीन है किसी टीचर ने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो एमटीकेट में आने का चांसेस 99% होता है। ठीक है, सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रेक एंड रीफॉर्म, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। Hydrogen bond are break down and then reform, break down and then reform, break down and reform। इस वजह से इसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये था आपका आज का सेशन, आपकी फर्स्ट क्लास, फर्स्ट लेक्चर अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। और ये जस्ट इंट्रो था, हमने मेन टॉपिक कवर किया, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, इवन हर चीज़ टेबल कवर की, यूनिट लिंकेज, एक एक चीज़ को कवर किया हमने। ठीक है, एक चीज़ तक नहीं छोड़ी हमने। अभी रुके, अभी आपके पास आते हैं पास्ट पेपर। मैंने पास्ट पेपर इस वजह से मेंशन किए हैं क्योंकि मेरी हमेशा यही हैबिट रही है, जितने साल पे मैंने बच्चों को पढ़ाया है, मैं हमेशा पास्ट पेपर उनको ज़रूर सॉल्व करवाता हूँ। और आपने सुना भी होगा, जो जिन्होंने भी, मैं अगेन यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ, ठीक है, जिन्होंने भी 120, आप जस्ट यूट्यूब पर सर्च करें एप्लीकेट 120 डेज स्ट्रेटजी बाय एमडी केयरमैन। तो सर ने डिटेल के साथ आपको बताया हुआ है कि 120 डेज के अंदर हम कैसे इस जीत सेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इतना बताया गया है कि कितने कितने चैप्टर कितने वीक्स में आपको कवर करने हैं, कैसे रिवीजन करनी है, कैसे चीज़ों को याद करना है, कैसे चीज़ों को मेंटेन करना है, वो सारी इस वीडियो में मेंशन की गई है। और पास पेपर की इम्पोर्टेंस सर ने बहुत अच्छे तरीके से मेंशन की हुई है वहाँ पर। इस वजह से हम हमेशा अपने लेक्चर पर लास्ट में पास पेपर कराते हैं, ताकि बच्चे को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने जो टॉपिक हमने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड पास पेपर। फर्स्ट एमसीक्यूज आपके पास इंट्रोडक्शन टू बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड है। ठीक है, विच बॉन्ड इज अ पोटेंशियल सोर्स। अच्छा अच्छा, वेट, एक और चीज मुझे यहाँ पर ऐड करनी थी, एक और चीज मुझे यहाँ पर ऐड करनी है, जो मैं हमेशा बताता हूँ अपने नोट्स में। ओके, तो यहाँ पर मुझे एक और चीज ऐड करनी है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन,
carbon, and again here is nitrogen, sorry, नाइट्रोजन। ठीक है, इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आए हैं पास पेपर से, तो मैंने समझा क्यों ना हम इसको शॉर्टकट बना लें ताकि बच्चे जो हैं वो इजीली इस चीज़ को समझ सकें। इट्स अ कार्बन। सो ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये क्या चीज़ हमें प्रोवाइड करता है, ये एग्जामिनर पूछता है आपसे, तो ये नोट कर लें, इट प्रोवाइड द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो पोटेंशियल सोर्स होता है एनर्जी का वो इसी बॉन्ड से आता है। ठीक है बच्चे, पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। और दूसरी बात, अब आते हैं हम कार्बन और नाइट्रोजन के सेशन पर। तो कार्बन और नाइट्रोजन जो सेशन होता है, ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन सेशन, ये आपके पास देता है पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, इसके दूसरे नाम भी मैंने बताए थे ऊपर, अगेन मेंशन कर दूं, अमाइड लिंकेज। ठीक है, अमाइड लिंकेज। अब आते हैं आपके पास कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन एंड ऑक्सीजन जो आपके पास होता है ये प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी टू CHO, जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड करता है वो होता है आपके पास CO बोन्ड। और कार्बन जो है बेसिकली ये स्केलेटन सोर्स होता है आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इस चीज को जरूर नोट कर दें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो यहाँ पर आपको अगर कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैं यहाँ पर अगेन मेंशन कर दूं ब्लैक पेन से, ताकि ये जो कार्बन कार्बन होता है उसके बारे में, और ये जो कार्बन और हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होता है तो इसके बारे में पोटेंशियल सोर्स होता है। और कार्बन और नाइट्रोजन के पास पेप्टाइड लिंकेज, और ये जो CO बॉन्ड होता है ये प्रोवाइड करता है आपके पास स्टेबिलिटी को। ठीक है, ये था आपके पास जो मुझे बताना था आप सबको। अब आते हैं अपने ओरिजिनल सेशन की तरफ। सो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ये जो हमने आज पढ़ा है इससे रिलेटेड हम MCQs करेंगे, और ये MCQs भी पास्ट पेपर में से मैंने मेंशन करने हैं। Which bond it is the potential source, अब वही बात, पोटेंशियल सोर्स क्या है, पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। देखें 2008 में ये आपके पास आया है, 2008 में। तो पोटेंशियल सोर्स के बारे में मैंने बताया था, द पोटेंशियल सोर्स जो बॉन्ड होता है हम उसे कहते हैं आपको पता है, चलें सबका आंसर सही है बिल्कुल।
हम उससे कहते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन, इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यही है जो आपके पास पोटेंशियल सोर्स प्रोवाइड करता है। कार्बन नाइट्रोजन के बारे में मैंने बताया था, इट इज द अमाइड, या हम इसको हम पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास, ओके ओके ओके, यहाँ पर शायद मैंने मिस्टेक की है। यहाँ पर मुझे मेंशन करना था कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास जो है वो वाटर से रिलेटेड है। नेम द ह्यूमन टिश्यू दैट कंटेन 85% वाटर मॉलिक्यूल। ये मैंने एमसीक्यू इस वजह से मेंशन किए ताकि बच्चे कॉन्फिडेंटली इसका आंसर दे सकें। और मैंने आपको अभी अभी मेंशन भी किया था, ठीक है, जब इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर आया था तो मैंने एक बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन करके रखी हैं। जल्दी से बता दे इसका आंसर। जी बिल्कुल बिल्कुल, सब ने आंसर सही दिया, दैट इज ब्रेन सेल। ब्रेन सेल के पास होता है आपके पास 85% वाटर, ठीक है, और बोन सेल के पास होता है 20%। और ये किस वजह से होता है? ये होता है आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हेल्प करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बिटवीन टू एटम, which bond will form? Two covalent bond, hydrogen bond, single covalent bond, and ionic bond. सबका आंसर सही है, तकरीबन सबने आंसर सही दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। क्यों? लाइक हाइड्रोजन को देखें तो ये अपने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है, अपने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, तब जाकर इनके दरमियान में बॉन्ड बनता है जिसे हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन के पास क्या होता है? 1s होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये क्या करते हैं बेसिकली? अच्छा, यहाँ पर मुझे just अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो वजह से इनका जो 1s है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट, if water has high latent heat of vaporization, how does this property help the plant in animal? 2019, अगर वाटर के पास ज्यादा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है तो ये जो प्रॉपर्टी है वाटर की किस तरह प्लांट और एनिमल को मदद फराहम कर सकती है, उसको मदद प्रोवाइड कर सकती है। If water is the high latent heat of vaporization, how does this property help plant and animals? Option A, no cooling effect with the release of a large amount of water vapor. कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा अगर हम ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को रिलीज करें। इज इट करेक्ट? बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन आपका हो गया एलिमिनेट। अब आते हैं, इट विल कीप दियर टेम्परेचर वेरी हाई, ये बात बिल्कुल रॉन्ग है।
कूलिंग इफेक्ट विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ये भी बात बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो रिलीज होती है वो स्मॉल वाटर वेपर रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपके पास दैट इज द डी ऑप्शन। ये 2019 में आया था पास्ट पेपर। अब आते हैं 2020 पर। वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल सोलवेंट बिकॉज ऑफ व्हाट? ठीक है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है। क्यों? हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन? नो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नो। कोहेसिव एडिसिव फोर्स? नो। क्योंकि हाई पोलरिटी होने की वजह से ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है। Which property of water helps to maintain the integrity of the membrane? देखें, वही बात जो मैंने ऊपर एज इट इज मेंशन की है वो 2020 के पास पेपर में आई हुई है। अब इसका जो आंसर मैंने बताया था दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ये थे आपके पास आज के पास्ट पेपर। आई होप आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ हो। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को भी शेयर करें ताकि जो बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है तो आप उनको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि 120 डेज का जो हमारा प्लान है उस पर फोकस किया जाए, और हमने आपको बताया किस तरह हम 120 डेज के अंदर अपने पूरे सेशन को बायोलॉजी के 13 चैप्टर, उसके अलावा एडिशनल चैप्टर अगर ऐड करूँ तो 5, केमिस्ट्री के 19 चैप्टर, एडिशनल चैप्टर ऐड करूँ तो 5, फिजिक्स के 13 चैप्टर, एडिशनल अगर ऐड करूँ तो 3, एंड इंग्लिश के 7 एडिशन ऐड करूँ, सॉरी इंग्लिश के आई थिंक 13 है या 10 होंगे, एडिशनल इसमें कोई नहीं है, लॉजिक रीजनिंग में जस्ट आपके पास 7 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो इन सब की आपके पास दी जाएगी, लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, लेक्चर नोट्स होंगे, और इवन डेली प्रैक्टिस टेस्ट, यूनिट वाइज फुल लेंथ एफएलपीज, हर सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस यूट्यूब चैनल पर। तो ज़रूर इसको शेयर करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। जो चीज़ समझ में नहीं आई आप कमेंट में पूछें, और नोट्स के लिए आपको मैसेज जो व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी होगी आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो वहाँ पर हम आपको सेंड कर देंगे, मैं अपनी टीम, मेरी जो टीम है वो आपको सेंड कर देगी। विश यू बेस्ट ऑफ द लक, पढ़ाई करते रहें डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, अपने माइंड सेट को क्लियर रखें। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।